हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें इंट्रोडक्शन देखना है, क्या क्या आउटकम आते हैं, कैसे हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स को समझेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है, पीक्यू क्या है, एकयू क्या है, ये मेबल सीरम यूरिन डिजीज़ एमएसयूडी क्या है, एमएमए क्या है और हार्नेप डिजीज़ क्या है। इन सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पूरा मेटाबॉलिज्म्स को पढ़ लिए हैं कि कैसे मेटाबॉलिज्म्स होता है हमारे प्रोटीन का। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो इनबॉर्न्स अंडरस्टैंड करेंगे आज हम लोग इनबॉर्न्स एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स को। आज हम जानेंगे कि इनबॉर्न्स एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है। देखो, इनबॉर्न्स एरर मेटाबॉलिज्म्स अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर a genetic inherited disorder caused by a defect in gene that code for enzymes involves in a metabolic pathway. Due to the absence of deficiency of an enzymes, the body cannot be properly metabolize carbohydrate, proteins or a fat, leading to the accumulation of toxin substance, deficiency of essential प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमारा इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म्स है वो ऐसा जेनेटिक या फिर इनहेरिटेंस से होने वाली डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के किसी मेटाबॉलिक एंजाइम्स या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में डिफेक्ट होता है। इसी वजह से बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म्स नहीं कर पाती है। टॉक्सिन सब्सटेंस बॉडी में एक्यूमुलेट्स होने लगता है और बॉडी जो है वो ज़रूरी प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते हैं। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। इनबॉर्न्स एरर मेटाबॉलिज्म्स इनहेरिटेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन की वजह से एंजाइम्स की डिफिशिएंसी या फिर एंजाइम्स जब नॉन फंक्शनल के कारण होते हैं। इनबॉर्न्स एरर मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इसमें एंजाइम्स की डिफिशिएंसी के कारण नॉर्मल पाथवे ब्लॉक हो जाए और टॉक्सिन बॉडी में क्या होने लगता है, एक्यूमुलेशंस होने लगता है। अब हम देखेंगे कि किसने सबसे पहले इनबॉर्न्स एरर को एक्सप्लेन किया था। तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंसेप्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्चीबाल्ड एडवर्ड्स गोरेट, जिन्होंने 92 में दिया था। गोरेट्स ने एब्जॉर्ब किया कि कुछ डिजीज़ जो से जन्म से मतलब इनहेरिटेंस होते हैं, उनका रीजन्स एंजाइम्स की डिफिशिएंसी होती है। उन्होंने बताया कि जीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो उस एंजाइम्स का फंक्शन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म्स डिस्टर्ब हो जाती है। गोनेट्स ने एल्कोटोनेरिया को सबसे पहले इनबॉर्न्स एरर मेटाबॉलिज्म्स माना। इन डिजीज़ में होमोजेनिटेज ऑक्सीडेज एंजाइम्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से होमोजेनेटिक एसिड्स जो है बॉडी में जमा हो जाता है और यूरिन हवा के कांटेक्ट में आकर ब्लैक या फिर डार्क कलर की हो जाती है। इस डिस्कवरी ने जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री के बीच के कनेक्शन को स्टेबलाइज किया और उन्होंने मॉडर्न मेटाबॉलिज्म्स मेडिसिन की फाउंडेशंस रखी। साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर आर्चीबाल्ड गोरेट, जिन्होंने 92 में एल्कोटोनेरिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। वन जीन वन एंजाइम्स कंसेप्ट की
फाउंडेशन और इनहेरिटेंस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स के कंसेप्ट को उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, अ जेनेटिक डिजीज़ जिसको हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जीन म्यूटेशन हो जाए, प्रोटीन फिर एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएगी, एंजाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और अदर प्रोटीन भी इफ़ेक्ट हो जाएंगे, एक एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स कॉज हो जाएगी। मान लो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, जिसमें मान लो कोई सब्सटेंस है, वो ट्रांसपोर्टर है, वो किसी सबस्ट्रेट से जाके बाइंड्स हो रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जब सबस्ट्रेट है वहीं पे वो इनहिबिट हो जाए और एक वो अल्टरनेटिव अनदर पाथवे जो है वो चूज कर ले, अब टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म हो जाए तो पूरी सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट हो जाएगी। एंजाइम्स के रहते हुए भी प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगा। अब हम लोग इस यूनिट में कुछ अमाइनो एसिड्स डिसऑर्डर्स के बारे में ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि किस किस एंजाइम्स की डिफिशियंसी की वजह से हमारा जो है अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जो है वो कॉज होती है। तो देखो, डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स एक इनहेरिटेंस मतलब ऑटोसोमल्स रिसेसिव मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कॉज्ड होती है डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं ब्रेक डाउन और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड से। ये ऑर्डर्स जो है, ये डिसऑर्डर जो है रिजल्ट देती है एक्यूमुलेशंस ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस और डिफिशियंसी हो जाती है इसेंशियल्स प्रोडक्ट की। हमें पता है कि 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, वो जो सिंथेसिस करते हैं वो डी नोवो सिंथेसिस करते हैं ह्यूमंस की बॉडीज़ में। हम इसको डाइट्स और कुछ इसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स को सप्लाई करते हैं। हर एक अमाइनो एसिड्स कैटाबोलाइज्ड होता है किसी न किसी पाथवे से और फिर वो टीसी साइकिल्स में जाके कंप्लीट डिग्रेशंस होता है। ये एंजाइम्स कैटालाइज दिस स्टेप बाय स्टेप में बी डिफिशियंस और इसी डिफिशियंस ट्रांसपोर्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो लीड्स करती है डिक्रीजेज टू इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट या फिर इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन। समटाइम्स जो हमारा डिसऑर्डर होता है अमाइनो एसिड्स का वो डिफिशियंसी ऑफ अमाइनो एसिड्स की वजह से होता है। तो अब हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें फेनिल कीटोनूरिया सबसे पहला हमारा कौन सा है, फेनिल कीटोनूरिया डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखो, फेनिल कीटोनूरिया डिजीज़ जो है वो एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर है जो इनबॉर्न एरर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म्स के ग्रुप में आता है। ये डिजीज़ बेसिकली ऑटोसोमल्स रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो करती है, यानी बच्चे को डिजीज़ तब होती है जब डिफेक्टिव जीन माँ और पिता दोनों से इनहेरिटेंट होता है। जो हमारा PKU है वो बॉडी में एक एंजाइम जिसका नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है। फेनिल एलानाइन अमाइनो एसिड्स को टायरोसिन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाती, इसी वजह से फेनिल एलानिन ब्लड और टिश्यू में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है और इसका टॉक्सिन इफ़ेक्ट स्पेशली ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। अगर इस पेशेंट्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टाइम पर न किया जाए तो परमानेंट ब्रेन डैमेज और इन सेवरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है।
फेनाकिटोनुरिया को डिस्कवर किया था सबसे पहले 1934 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एब्जॉन फॉलिंग, जो कि एक फिजिशियन थे। उन्होंने 2 मेंटली डिसेबल्स बच्चों के यूरिन को एनालिसिस किया। उसमें एक एबनॉर्मल केमिकल्स फेनिल पायरुविक एसिड पाया। वो कंपाउंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता था, इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम फेनिलकेटोनुरिया रखा गया। क्योंकि यूरिन में फेनिलकेटोन प्रेजेंट होने से इस डिस्कवरी ने जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। न्यूबॉर्न्स स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की एक इम्पॉर्टेंस भी स्टेबलाइज्ड की थी। तो फेनिलकेटोनुरिया एक इनहेरिटेंस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम्स की डिफिशिएंसी या एब्सेंस की वजह से होता है। इस एंजाइम्स की कमी के कारण डाइटरी अमीनो एसिड्स फेनिल एलानाइन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स नहीं हो पाता है, वो टायरोसिन्स में कन्वर्ट नहीं होता है। रिजल्ट्स के रूप में फेनिल एनालाइन और उसके टॉक्सिन्स मेटाबोलाइट्स बॉडी में एक्यूमुलेट्स होने लगते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट सेलुलरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली नॉर्मल जो हमारा फेनालाइन का जो मेटाबॉलिज्म्स होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आपने नॉर्मल कंडीशन में जब आप प्रोटीन रिच फूड जैसे में आपने मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, पल्सेस और नट्स खाते हैं तो उसमें फेनालाइन नाम की एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलती है जो लीवर में फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम्स और टेट्रा बायोप्रोटीन मतलब BH4 जो है दोनों को फैक्टर की हेल्प से फेनालाइन को जो हमारा फेनिल एलानिन है उनको टायरोसिन्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और टायरोसिन्स क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे चल के ये मेलानिन पिगमेंट्स, डोपामिन, नॉन एड्रेलिन और थायराइड्स हार्मोन को सिंथेसिस में यूज़ होता है। इसलिए टायरोसिन बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ, ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो किसी को PKU है तो PAH अमीनो एंजाइम्स एब्सेंट की डिफिशिएंसी होगी और इस वजह से जो हमारा फेनिल एलानिन है वो टायरोसिन्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा वहीं पे। और रुकने की वजह से फेनिल एलानिन की लेवल जो है वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और बॉडी में एक अल्टरनेटिव दूसरा पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जिसमें जो है ये फेनिल पायरुवेट और फेनिल एसीटेट और फेनिल लैक्टेट जैसे टॉक्सिक फेनिल कीटोन्स जो हैं वो बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेटाबॉलिज्म ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट को डैमेज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं और माइलिन फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से अनट्रीटेड बच्चों में एक सेवरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट्स डिले और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो जाती है। बेसिकली ये PKU का मेन कॉज है PH जीन म्यूटेशन है जो क्रोमोसोम्स 12 पे प्रेजेंट होता है। ये म्यूटेशन फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम्स की डिफिशिएंसी या फिर इनएक्टिविटी के रीजन से बनता है। कुछ रेयर्स केसेस में ये डिजीज़ BH4 मतलब टेट्रा हाइड्रोबायोटीन कोफैक्टर्स की डिफिशिएंसी की वजह से भी होता है। क्योंकि ये डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल रिसेसिव होता है इसलिए पेरेंट्स जनरली हेल्दी कैरियर्स होते हैं लेकिन उनके चाइल्ड्स में ये डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। कुछ बच्चों में जो है सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है जिसमें बच्चे की जो यूरिन सिक्रीशन है उसमें फेनिल पायरुवेट्स और फेनिल लैक्टेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में आने लगती है जिसकी वजह से बहुत मिसमैली हो जाती है। हाइपोपिगमेंटेशन स्किन हो सकती है, हेयर भी हो सकता है सेकेंडरी डिफिशिएंसी में टायरोसिन की वजह से जो कि प्रिकर्सर होता है मेलानिन की, और स्किन में एक्जिमा वगैरह भी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। कुछ
कुछ पेशेंट जो है जनरली डेवलपमेंट्स डिले होती है, डिफेक्टिव न्यूरल डेवलपमेंट्स हो सकता है, बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, सीजर्स आ सकता है, मोटर डिसफंक्शनिंग हो सकती है, या फिर उसका आईक्यू लेवल्स काफ़ी लो हो सकता है, जिसकी ये हो सकता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एंटी, क्योंकि जो फेनिल एलानिन बढ़ेगा तो प्लाज्मा इनटू द ब्रेन मीडिएट एक लार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कैरियर हो जाएगी। अब एल अमाइनो एसिड एक ट्रांसपोर्टर और डैमेजिंग नर्व सेल्स को अफेक्टिंग और माइलेशंस और न्यूरो ट्रांसमिशन देखने को मिल सकती है। अनट्रीटेड पीक्यू अगर है तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकता है। अब किस तरह की थेरेपी हम पीक्यू वाले पेशेंट्स को देंगे, तो लो प्रोटीन डाइट्स दे सकते हैं हम, जैसे ऐसे डाइट्स को दें जिसमें फेनला एलानिन जो है वो कम है। हम टायरोसिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इवन फूड स्वीटनेस विद एस्पर्टेट हम उसको अवॉइड्स कर सकते हैं। हम फिटस ब्रेन प्रोटेक्टेड के लिए मैटरनल्स मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द गेस्टेशन देख सकते हैं। अर्ली डिटेक्शंस में थ्रू प्री नेटल्स नियोनेटल्स स्क्रीमिंग से और कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फेनाइलेनिन से हम 2 to 3 वीक्स में ही इनको केसेस को देख सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और कुछ बहुत सारे सोर्सेज जिसमें डाइटरी थेरेपी डाइट्स दे सकते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है द प्लाज्मा फेनाइलिन कंसंट्रेशन को, और हम 3 to 5 ईयर तक इसको टर्मिनेट आफ्टर द 5 to 6 ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट्स रोल हैं, कुछ बायोपैटर्न डिफिशेंसी बिफोर द इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट। जो पेरेंट्स विद द BH4 डिफिशेंसी डिसऑर्डर वाले होते हैं वो मोर वेरिएबल्स क्लिनिकल कोर्सेज होते हैं जिनको रिक्वायर्स होती है लिपोफिलिक बायोपैटर्न सप्लीमेंट्स की, जो कि डू नॉट बेनिफिट फॉर द फेनिलिन एलानिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट। कल हम लोग पढ़ेंगे एलकैप्टोन्यूरिया के बारे में कि ये क्या होता है। अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एलकैप्टोन्यूरिया। देखो, एलकैप्टोन्यूरिया जो है एक ऐसा इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारा होमोजेनेटेड ऑक्सीडेज मतलब होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स की डिफिशिएंसी से होता है। इस डिफिशिएंसी का कारण जो है हमारा होमोजेनेटिक्स एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है और यूरिन के थ्रू एक्सेस अमाउंट्स में बाहर निकलते हैं। जब यूरिन हवा के कांटेक्ट में आता है तो जो इसकी HGA मतलब होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज है वो ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर का पिगमेंट देती है। इसी वजह से पेशेंट्स को यूरिन जो है कुछ देर बाद ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन हो जाता है। मतलब इसमें जो बेसिकली इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो अक्सर देखा गया है कि जैसे यूरिन जो एक्स्ट्रा जितना भी इसमें मॉलिक्यूल्स होती है जो हमारी होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज होता है वो जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। एक्यूमुलेशन के बाद वो यूरिन के थ्रू क्या होती है बॉडी से बाहर निकलने लगती है, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि वो बेसिकली जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है और वो ऑक्सीडाइज्ड होके ब्लैक कलर में हो जाता है। तो इसको हम जो है दैट इज़ नोन एज अ ब्लैक यूरिन डिजीज़ के भी नाम से इसको जानते हैं। देखो, ये जो हमारा बीमारी है एलकैप्टोन्यूरिया वो सबसे पहले जो रिकोनाइज इन बॉर्न्स एरर इन मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि इसमें एक क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियंस ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की वजह से होता है। मतलब इसमें जो दोनों एलील्स के जीन्स हैं वो म्यूटेटेड हो जाते हैं और म्यूटेशन जो है वो शो करते हैं। जनरली जैसे बच्चा बॉर्न करता है उसमें फिनोटिपिकली एक नॉर्मल कैरियर मतलब हेट्रोजीनियस पेरेंट्स की वजह से आता है। फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ इसके बारे में जो सबसे पहली जो डिस्क्रिप्शनली केसेस आए थे वो एक 5084 में एक बच्चा स्कूल बॉय था जो कि बहुत हेल्दी एक्सक्रीटेड यूरिन था और जैसे ही वो करता था वो ब्लैक कलर का हो जाता था और जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक यूरिन डिजीज़ या फिर एबनॉर्मल ब्लैक पिगमेंट्स कहा गया, जो कि किसकी वजह से, और इसको हम जो है बेसिकली
बेसिकली इसको हम एल के टॉप के भी नाम से जानते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एल्कलाइन मीडियम्स में जाके क्या हो जाती है, जो वाटर पिगमेंट्स होता है वो इनसॉल्युबल्स होता है। बेसिकली जो हमारा एल्केप्टोन्यूरिया होता है वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनिसेट 1,2 डाई ऑक्सीजिनेज की वजह से होता है, जो कि इसको होमोजेनेटिक एसिड मतलब HGA में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद ये किसमें, मेलाइनो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। और एक इंटरमीडिएट फेनाएलेनिन टायरोसिन्स कैटाबोलिज्म्स होती है और ये प्रीडोमिनेंटली सिंथेसाइज होती है लीवर और किडनी में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल्केप्टोन्यूरिया है वो एक इनहेरिटेंट मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें हीमोजेनिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। इस डिफिशिएंसी की वजह से जो हमारी हीमोजेनेटिक एसिड HGA है वो बॉडी में एक्यूमुलेट्स होने लगती है और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलने पर ये क्या हो जाती है, एक्सेस बाहर निकल जाती है। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में यूरिन आता है वैसे HGA ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी और वो ब्लैक कलर के पिगमेंटेशन को बना लेती है। इसी वजह से इस पेशेंट को कुछ देर बाद जो इनका यूरिन है वो ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है। और ऐसा देखा गया कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस डिजीज़ है। इसका मतलब डिजीज़ तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स के डिफेक्टिव जीन मिलेंगे। अगर सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन होगा तो जो है पेरेंट जो है वो कैरियर होगा और वो डिजीज़ नहीं होती है। डार्किंग ऑफ यूरिन का मतलब क्या हुआ, डार्क कलर की यूरिन का मतलब क्या हो गया इसमें, बेसिकली डार्किंग यूरिन का मतलब कि इसमें एंजाइम्स की कमी का होना। कौन सी एंजाइम्स की कमी के होने की वजह से, पहले तो जो यूरिन होगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा कुछ देर बाद वो डार्क या फिर ब्लैक कलर का होता है। और ये एल्केप्टोन्यूरिया में एक होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। इस वजह से हीमोजेनेटिक एसिड बॉडी में जमा होता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। जब यूरिन हवा के कांटेक्ट में आता है तो HGA ऑक्सीडाइज्ड होकर ब्लैक कलर देता है और इस प्रोसेस की वजह से यूरिन का कलर धीरे धीरे डार्क ब्राउन या फिर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है। और ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एल्केप्टोन्यूरिया की, क्योंकि इसमें जो डार्क या फिर ब्राउन कलर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग ऑफ होमोजेनेटिक एसिड्स की वजह से होता है। दूसरा जो इसके में आता है, पहला तो डार्किंग इन यूरिन होगा। अब जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं, अब दूसरा जो सिम्टम्स होता है उसका होता है हमारा ऑक्रोनोसिस। ऑक्रोनोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो होमोजेनेटिक एसिड HGA है वो क्या होता है, बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में जमा होके ब्लैक, ब्लू और जो है या फिर ब्लैक पिगमेंट्स बना देता है। ये एल्केप्टोन्यूरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक क्लासिकल इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा ऑक्रोनोसिस होता है उसमें भी जो बेसिकली जो हमारे HGA एंजाइम्स की डिफिशिएंसी की वजह से एसिड बेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होके पिगमेंट्स बना लेती है, जिसमें पिगमेंट्स कनेक्टिव टिश्यू में डिपॉजिट होने लगती है और इस डिपोजिशन को हम ऑक्रोनोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो बेसिकली कान के कार्टिलेज पे हो जाएगा, नोज़ के कार्टिलेज पे हो जाएगा, आइज स्केलेरा पे दिखने लगेगी, जॉइंट्स कार्टिलेज पे दिखने लगेगा, हार्ट वॉल्स पे दिखने लगेंगी, स्पाइंस पे जिसपे कान जो है वो ब्लैक, ब्लू या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। आइज़ की स्क्लेरा जो है वो भी कभी ब्लैक ब्लू स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस, अर्ली में ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइन में दर्द और मूवमेंट्स कम होना, और भी कुछ कभी हार्ट वॉल्व्स की डिजीज़ भी देखने को मिलती। जैसे मान लो टायरोसिन है, टायरोसिन क्या करती है, देखो क्या होगा, टायरोसिन्स जो है वो होमोजेनेटिक एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लो
जो है हम मान लो पेशेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स है, उसको अगर बेसिकली प्रॉब्लम है, उसको बीमारी है, तो क्या होगा, जो हमारा मान लो उसको जो है एलेक्टोनोरिया प्रॉब्लम्स है, तो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली एसिड एसिड्स जो है वो और फ्यूमरिक एसिड्स में नहीं बन पाएगा, तो उसके बाद उसका क्या होगा, बेंजोकाइनिन एसिड्स पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा और ये जाके कनेक्टिव टिश्यूज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स में जाके क्या हो जाएंगी, जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी। कल हम लोग इसके आर्थराइटिक्स, मेपल सीरम, यूरिन डिजीज़ और उसके बाद इसके कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ।